हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेड डीएनए की। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने जो डीएनए का डबल हेलिकल कंफर्मेशन था उसकी बातें हमारी हुई थी कि ए फॉर्म भी पाई जाती है, बी फॉर्म भी पाई जाती है और जेड फॉर्म भी पाई जाती है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो स्पेसिफिकली जेड डीएनए को लेकर के रहेगा कि हम जेड डीएनए के ऊपर अगर कोई शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम वहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान में रखें और कैसे हम अपने आंसर को डिजाइन करें। तो जेड डीएनए के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बाकी जो फॉर्म्स होती हैं, चाहे हमारे पास ए फॉर्म हो डीएनए की या बी फॉर्म हो डीएनए की, वो राइट हैंडेड ट्विस्ट के साथ में होती है। उनमें जो घुमाव होता है वो दाहिनी तरफ होता है, जबकि जेड डीएनए है वो अपने एक्सिस रोटेशन को लेकर के उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है कि यहाँ पे जो घुमाव है वो बाईं तरफ होता है। तो ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए का एग्जाम्पल होता है। ए एंड बी फॉर्म वो राइट हैंडेड के एग्जाम्पल है, जेड फॉर्म है वो लेफ्ट हैंडेड का एग्जाम्पल होता है। डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट वेल्स और उनके जो साथी थे इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था ड्यूरिंग देयर स्टडीज ऑफ ए रिपीटिंग पॉलीमर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम जेड डीएनए की जब हम आगे बात करेंगे तो वहाँ से जो मेन इसका एस्पेक्ट है कि ये वाला फॉर्म अलग क्यों है, इसके अंदर रोटेशन भी रिवर्स हो जाता है, रिपीट्स के रूप में हम डाइन्यूक्लियोटाइड्स को लेते हैं। तो इन सब के पीछे जो मेन कारण होता है वो होता है इसके अंदर रिपीट होने वाली इकाइयाँ। और ये जो रिपीटिंग पॉलीमर जो है वहाँ पे जो इकाई की अगर हम बात करें तो वो किसका रिपीटिंग पॉलीमर है, ऑफ इनोसिन साइटोसिन। ये तो हालांकि काम था वेल्स का कि सबसे पहले इन्होंने जब इनोसिन साइटोसिन इनोसिन साइटोसिन इनोसिन साइटोसिन, जैसे एक बार इनोसिन आ गया फिर साइटोसिन फिर इनोसिन फिर साइटोसिन, अगर इस प्रकार का एक कोपॉलीमर बनाया जाए, इन्होंने इस कोपॉलीमर का जब एनालिसिस किया था तो उनको पता लगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाकी जो नॉर्मल बी फॉर्म होते हैं उससे तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो इनकी डिस्कवरी का जो बेस था, ये सबसे पहले वेल्स और उनके साथियों ने बताया कि डीएनए की एक फॉर्म ऐसी भी है जो लेफ्ट हैंडेड रोटेशन के साथ में होती है। तो उसको बनाने के पीछे या उसको ऑब्जर्व करने के पीछे इन्होंने जो कोपॉलीमर यूज किया था तो वो एक्चुअल में इनोसिन साइटोसिन का पॉलीमर था। They observed a reverse circular dichroism spectrum for such DNA. एक्चुअल में जो सर्कुलर डाइक्रोइज्म होती है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन को निकालने की, उनका जो रोटेशन है उनको निकालने की एक टेक्निक होती है। और जब इन्होंने इनोसिन साइटोसिन के पॉलीमर का जब इन्होंने सर्कुलर डाइक्रोइज्म किया तो उन्हें पता लगा कि जैसा बी का रिजल्ट आता है उसकी तुलना में इसका रिजल्ट बिल्कुल से उल्टा आया था, क्योंकि बी फॉर्म है वो राइट हैंडेड होती है। तो उसका सर्कुलर डाइक्रोइज्म का जो पैटर्न इनको मिला था उसका जस्ट रिवर्स पैटर्न का मिला जब इन्होंने इनोसिन साइटोसिन का एक पॉलीमर यूज किया। तो ये एक हिस्टोरिकल बात हो गई, आपको ध्यान होना चाहिए कि लेफ्ट हैंडेड प्रकार का जो सबसे पहला डिस्कवरी था वो इन्होंने इनोसिन साइटोसिन का एक पॉलीमर लिया, उसके आधार पे ये कर पाए। और उनके पास जो टेक्निक थी दैट वाज सर्कुलर डाइक्रोइज्म की, वहाँ उनका जो स्पेक्ट्रम के रिजल्ट आए थे दैट वाज कंप्लीटली रिवर्स टू द बी डीएनए स्पेक्ट्रम। इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। The relationship between Z DNA and the more familiar B DNA was indicated by the work of Paul and Jobin। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट काम था वो इन साइंटिस्ट का रहा कि उन्होंने जो नॉर्मल फॉर्म है दैट इज बी फॉर्म, इनको जो मिली रिवर्स रोटेशन वाली दैट वाज जेड फॉर्म, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच में क्या किस प्रकार का संबंध रहता है वो बातें इन्होंने बताई। इन्होंने क्या बताया, हु सॉड दैट द अल्ट्रावायलेटेड सर्कुलर डाइक्रोइज्म ऑफ पोली, ये जो है डी फॉर डीऑक्सी ग्वानिन और साइटोसिन, उनका काम था इनोसिन और साइटोसिन का पॉलीमर। और इन्होंने क्या लिया था, ग्वानिन साइटोसिन, उनका था इनोसिन साइटोसिन ऐसा पॉलीमर था। और इन्होंने कौन सा पॉलीमर लिया है, डीऑक्सी प्रकार का ग्वानोसिन और डीऑक्सी प्रकार का जो साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है, इनका जब इन्होंने पॉलीमर लिया और उस पॉलीमर का जब इन्होंने क्या किया, अल्ट्रावायलेट सर्कुलर डाइक्रोइज्म किया, उसके आधार पे ये कुछ बता पाए थे। वाज नियरली इन्वर्टेड इन 4 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
ये जैसे हम बात करते हैं कि बी डीएनए तो सामान्यतः पाया ही जाता है, लेकिन जेड फॉर्म कब पाया जाता है? तो क्या कोई खास चीज़ें होती हैं जेड फॉर्म को बनाने के लिए? तो यस, ऑब्वियसली बहुत खास चीज़ें होती हैं। उन्हीं कंडीशंस के अंदर जेड फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती है। तो उनमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि जो भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पोली प्यूरिन पिरिमिडिन जो रिपीट है, जैसे जीसी रिपीट पोली हो कि बार बार यही रिपीट आए, या इनोसिन साइटोसिन बार बार यही रिपीट आए, तो नॉर्मली जो जीसी रिपीट्स होते हैं बार बार यही चीज़ कोपॉलीमर के रूप में आए, तो ये बड़ी चीज़ होती है। दूसरी खास बात कि जो सेलुलर कंडीशंस हैं वो सेलुलर कंडीशन नॉर्मल ना होकर के कुछ अलग हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ किया था उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने 4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखा था, तो हाई साल्ट कंसेंट्रेशन, यहाँ से हम क्या बात निकालेंगे, हाई साल्ट कंसेंट्रेशन हो, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि पॉली जीसी कंटेंट हो, यानी कि ग्वानिन साइटोसिन जब बार बार यही कोपॉलीमर के रूप में हमारे पास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, और सराउंडिंग में अगर सेलुलर कंडीशन जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो, तो हम बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल जिस प्रकार का कंफर्मेशन अडॉप्ट करेगा वो कंफर्मेशन बी डीएनए के कंफर्मेशन का जस्ट रिवर्स होता है, और ये एग्जैक्टली रिवर्स ही होता है। इस चीज़ को हम सर्कुलर डाइक्रोजन के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स हैं उनके थ्रू हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जब कंडीशन इस प्रकार की हो, सीक्वेंस हमारा इस प्रकार का हो, तो नॉर्मली जो डीएनए है वो बी फॉर्म में ना होकर के जेड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। हमें कैसे पता लगा कि ये जेड फॉर्म बन गई? हमने मॉलिक्यूल का डाइक्रोजन स्पेक्ट्रम निकाला। अगर वो स्पेक्ट्रम बी की तरह वाला होता तो हम कहते कि ये बी फॉर्म ही है, लेकिन स्पेक्ट्रम है वो बी फॉर्म का रिवर्स आता है। तो ये मेन चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि जेड फॉर्म जो होती है वो इन विवो सिस्टम, यानी कि जो सेलुलर जीनोम्स हैं उनके अंदर भी मिलने वाली एक ऐसा डीएनए का कंफर्मेशन है कि हमारी सेल्स के अंदर भी ये इस फॉर्म में डीएनए मिल सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट फॉर्म नहीं होती है, ये ट्रांजिएंट फॉर्म होती है, और कुछ समय के लिए ही ऐसे कंफर्मेशंस आते हैं। कब आएंगे? जब एक तो सीक्वेंस में ऐसे रिपीट्स हो, और दूसरा सेलुलर कंडीशन है वो उसके लिए फेवरेबल हो। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो हमारा जो कंफर्मेशन है वो बी की बजाय डी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर हमने लैब के अंदर कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सिंथेसाइज कर रखी है जिसमें पॉली रिपीट ऐसे ले रखे हैं और सराउंडिंग में हमने कंडीशन ऐसी ले ली, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसका जो 3D कंफर्मेशन आएगा वो जेड प्रकार का ही आएगा। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बातें थी, यहाँ से कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि दिस थिंग एंड दिस थिंग, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उनके होने पे ही जो मॉलिक्यूल है वो जेड प्रकार के कंफर्मेशन में होगा। The suspicion that this was the result of conversion from B to Z DNA was confirmed by examining the Raman spectrum of these solutions and the Z DNA crystals। कि एक्चुअल में जब इन्होंने ऐसे रिपीट लिए और इन रिपीट्स को जब ऐसे सॉल्यूशन में यानी कि हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रखा, तो ये जो कंफर्मेशन आया कि वही अगर हम साल्ट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कर दें और रिपीट्स वहाँ पे ना हो तो हमारे पास बी फॉर्म ही होती है। अगर हम ये रिपीट ले लें और साल्ट कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मल कर दें तो भी बी फॉर्म ही होती है। तो बी फॉर्म ही जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एंड चीज़ क्या है कि बी फॉर्म नॉर्मल फॉर्म होती है, बट स्पेसिफिक कंडीशन अगर सीक्वेंस ऐसी हो और सराउंडिंग ऐसी हो तो वही फॉर्म जेड में कुछ समय के लिए कन्वर्ट हो सकती है। हमेशा के लिए कन्वर्ट नहीं होती है, ट्रांजिट कुछ समय के लिए कन्वर्ट हो सकती है। और ऐसा जो कन्फर्मेशन था कि रिजल्ट है ये किसका रिजल्ट है, कन्वर्जन फ्रॉम बी फॉर्म टू जेड फॉर्म वाज कन्फर्म्ड बाय एग्जामिनिंग द रमन स्पेक्ट्रा ऑफ द सॉल्यूशंस। कि जब अलग अलग सॉल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर इनके स्पेक्ट्रा लिया गया और जब क्रिस्टल की स्टडी की गई तो वहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हुई कि बी फॉर्म ही होती है जो जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात आ रही कि फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज जनरली अनफेवरेबल। जैसा कि हमने अभी बात की कि जो बी फॉर्म है वही जेड में कन्वर्ट हो सकता है, बट फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर का मतलब जेड स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं इज जनरली अनफेवरेबल, यानी कि एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होती है। अगर सराउंडिंग सपोर्ट करती है तो एक बार कुछ समय के लिए जेड फॉर्म बन सकती है,
ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर है, ट्रांजिएंट का मतलब थोड़े समय के लिए बनने वाले स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑकेजनली इंड्यूस्ड, जो कुछ कंडीशंस के द्वारा इंड्यूस होती है, यानी कि जब ऐसी बातें हों तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वही फॉर्म कुछ समय के लिए जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किसके द्वारा, इंड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड देन क्विकली डिसअपियर। तो कुछ कंडीशन होने पे ये थोड़े समय के लिए बन जाएगा जेड डीएनए और बाद में वापस से वही जेड डीएनए बी डीएनए के अंदर भी रिकन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए बनने वाली, किसी कारण से बनने वाली, ऑकेजनली इंड्यूस्ड और ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्विकली डिसअपियर भी हो जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब दैट आर द कन्फर्मेशंस। नॉर्मली तो बी फॉर्म होता ही है, लेकिन बी में कभी कभी कुछ समय पे बनने वाले जेड जैसे फॉर्म है जो थोड़े समय के लिए बनते हैं, बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। ऑल्दो सर्टेन कंडीशंस कैन प्रमोट इट, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ऐसा होता है, वो क्या क्या होती हैं, सच एज अल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरिमिडिन सीक्वेंसेस, जैसा कि उन्होंने जीसी या आईसी लिया था। तो अल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरिमिडिन, जैसे ग्वानिन है तो ग्वानिन एक प्यूरिन है और साइटोसिन है वो एक पिरिमिडिन है, बार बार जी यही आए। तो अल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरिमिडिन सीक्वेंस अगर आपके पास हो, स्पेशली पॉली डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन साइटोसिन का पेयर यही बार बार आए तो नेगेटिव, इसके अलावा दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं, नेगेटिव डीएनए सुपर कॉइलिंग हो। एंड डीएनए सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है कि जब डीएनए कंडेंस होता है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। जब जिस साइड में घुमाव होता है उसी साइड में और घुमाव होता है तो उसको हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। जब उसके रिवर्स डायरेक्शन में घुमाव होता है तो हम उसको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। तो जब नेगेटिव प्रकार की डीएनए में सुपर कॉइलिंग्स क्रिएट होती हैं तो ऐसा बन सकता है, या हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऐसी हो, या सब ऐसी कैटाइंस हो, या कुछ ऐसे कैटाइंस हो जिनकी कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हो, तो उस समय पे ये बन सकता है। जैसे ऑल एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड pH 7 से 7.3 से 7.4 के आसपास अगर ये सारी चीजें हो, जैसे कि रिपीट्स में ये आ जाए, या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्रिएट हो रही हो, या कैटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, या साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो इन कंडीशंस में क्या होगा कि वही सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस, सारा बी डीएनए जेड में कभी कन्वर्ट नहीं होता है, केवल ऐसी जो सीक्वेंस होते हैं दीज आर द प्यूरिन पिरिमिडिन रिपीट सीक्वेंसेस, यानी कि हम इनको नोटेशन में ऐसे बोल सकते हैं कि पॉली जो जीसी रिपीट्स होते हैं दे कैन अडॉप्ट जेड फॉर्म, और वो कुछ समय के लिए बनेगा, बाद में वापस से डिसअपीयर भी हो जाता है। इसके बाद में एक बात और करते हैं कि जेड डीएनए कैन फॉर्म ए जंक्शन विद द बी डीएनए, क्योंकि हमने अभी ये बात की कि हमारे सेल का मोस्टली डीएनए तो बी फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर जेड फॉर्म है वो भी बन सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि जेड फॉर्म वाला अलग ही कहीं होता है, वो भी हमारे जीनोम का ही हिस्सा होता है या ऑर्गेनिज्म के जीनोम का ही हिस्सा होता है। तो बी डीएनए का जेड डीएनए के साथ में कनेक्शन होता है, तो उसके साथ में उसका जो जंक्शन होता है, दोनों का जो जुड़ाव होता है वो बन सकता है, और उसे हम बोलते हैं B2Z जंक्शन बॉक्स। तो हमारे जीनोम के अंदर या ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर जहाँ पे वो प्यूरिन पिरिमिडिन ट्रैक्ट्स होते हैं, रिपीट ट्रैक्ट्स होते हैं, उस जगह पे जहाँ पे बार बार बी जेड में कन्वर्ट होता है, जेड वापस बी में कन्वर्ट होता है, फिर ऐसा होता रहता है, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंसेस उनको हम क्या बोलते हैं, B2Z जंक्शन बॉक्सेस इन ए स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स द एक्सट्रूजन ऑफ ए बेस पेयर। तो जो बेस पेयर के जो चेंजेस हैं, उनके जो एक्सट्रूजन्स होते हैं, उनकी वजह से जीनोम के अंदर B2Z ट्रांजिशन वाले या जंक्शन वाले बॉक्सेज हैं वो भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है, जैसे ये बी डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये ए डीएनए की स्ट्रक्चर है, और ये जेड डीएनए की स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को पीछे की क्लासेस से एक बार जोड़ करके देखें तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा बी फॉर्म है, इस बी फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसके पैरामीटर्स, ए फॉर्म के पैरामीटर्स और जेड के पैरामीटर्स बिल्कुल वेरी करते हैं, जो आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस जब हुआ था तो वहाँ से आपने रिपीट करके उनको पढ़ भी लिया होगा। आप उनको जानते हैं कि हेलिक्स के डायमीटर को लेकर के, राइट्स को लेकर के, पिच को लेकर के, रोटेशन को लेकर के, एक्सिस जो होती है उसको लेकर के काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। तो हमारा जो आज का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है, दिस इज द जेड डीएनए मॉलिक्यूल। और जेड डीएनए मॉलिक्यूल है वो अपनी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है उसमें भी ए एंड बी से डिफर करता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो जेड फॉर्म है, ये जेड फॉर्म बनती कैसे है, या इसके पीछे जो मेन कारण जो होता है वो कारण क्या होता है। तो आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो आपको दिखा रखा है ग्वानोसाइड है, ये ग्वानिन है, ये शुगर, और शुगर के साथ में जो नाइट्रोजन बेस लगा है दैट इज ग्वानोसिन। तो जो ग्वानिन की अगर हम बात करें तो बी डीएनए को अगर हम देखें तो इसमें इसका जो कंफर्मेशन है कि ग्वानिन है वो एंटी कंफर्मेशन के अंदर होता है। लेकिन अगर हम इसी को जेड डीएनए के अंदर जाकर के देखेंगे तो जेड डीएनए के अंदर जो ग्वानिन है वो बी डीएनए के अंदर उसका जो कंफर्मेशन होता है, बी में उसका कंफर्मेशन है एंटी, जबकि जेड डीएनए में उसका कंफर्मेशन हो जाता है सिन कंफर्मेशन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे ये एंटी कंफर्मेशन के अंदर है और जेड डीएनए के अंदर ये सिन कंफर्मेशन के अंदर आ जाता है। तो ये जो शिफ्ट है कि ऐसा क्या होता है कि जेड डीएनए के अंदर जो ग्वानिन है वो सिन में होता है और बी डीएनए के अंदर ये आपको मिलता है एंटी के अंदर। तो इसका जो मेन कारण है वो मेन कारण है कि जब हम बात करते हैं किसी भी बेस की, जैसे यहाँ पे ग्वानिन एक बेस है, नाइट्रोजन क्षारक है, और ये जो नाइट्रोजन क्षारक ग्वानिन हम बात कर रहे हैं ये जुड़ता है इस रिंग के साथ में, और ये शुगर की रिंग हमें दिखा रखी है, ये फॉस्फेट है, नीचे फॉस्फेट है, तो दिस वन द बैकबोन, ये डीएनए की बैकबोन है कि एक साइड में डीएनए की बैकबोन है, बैकबोन में फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये सब लगे हुए हैं। तो ऐसे देखेंगे तो ये पूरी बैकबोन है, और इस बैकबोन के अंदर इस शुगर से आगे क्या निकला हुआ है, ये हमारे पास ग्वानिन बेस लगा हुआ है, और शुगर और बेस के बीच में जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ये लिंकेज यहाँ पे आपको रेड कलर से दिख रहा है। तो नॉर्मल जो बी डीएनए होता है उसमें तो क्या होगा, ये कंफर्मेशन इस प्रकार से होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी कंफर्मेशन। लेकिन जेड डीएनए के अंदर क्या होता है कि जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, इस बॉन्ड से ये पूरा ग्वानिन ऐसे घूम जाता है, जैसे एरो से आपको दिखा रखा है, तो ये यहाँ से रोटेट हो जाएगा और रोटेट होकर के जो कंफर्मेशन है वो इस प्रकार का आ जाएगा। तो दिस इज द सिन कंफर्मेशन। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, अब प्रॉब्लम जो होती है वो ये थी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्वानिन था उसका ये वाले भाग, जैसे ग्वानिन को साइटोसिन से बॉन्डिंग करनी होती है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे बनने थे वो इन जगह से बनने थे। इसको इधर से साइटोसिन के साथ में बॉन्डिंग करनी होती है क्योंकि ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन से होता है। लेकिन अगर ऐसा है तब तो साइटोसिन से ये पेयरिंग कर लेगा, ऐसा नॉर्मली हम बी डीएनए के अंदर देखते भी हैं और होता भी है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल ऐसे घूम जाए या बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये रोटेट हो जाए, तो रोटेट होने पे क्या होगा, रोटेट होने पे ये पॉइंट यहाँ आ गया और साइटोसिन हमारा सामने रहेगा। तो जैसे ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ वाला जो साइटोसिन है वो इसके सामने नहीं है, क्योंकि ये तो घूम चुका है ना। जब ये रोटेट हो गया 180 डिग्री तो सामने जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ में बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो दैट इज द प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि जेड डीएनए के अंदर जो ग्वानिन है वो इस बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से घूम जाता है, और घूमने के कारण से अब सामने वाला साइटोसिन सामने नहीं है तो वो इससे बॉन्ड नहीं बना पाता। तो ये जो कारण था कि ग्वानिन घूम जाता है, इसलिए साइटोसिन को बॉन्ड बनाने में दिक्कत होती है। दूसरी साइड में साइटोसिन, आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ग्वानिन घूम गया वैसे साइटोसिन भी घूम जाए, लेकिन साइटोसिन ऐसे घूम नहीं पाता है, उसके अंदर ये रोटेशन नहीं होता है। ग्वानिन तो ऐसे रोटेट कर सकता है लेकिन साइटोसिन रोटेट नहीं करता। तो ये जो प्रॉब्लम थी कि बॉन्ड तो बनना है ग्वानिन साइटोसिन के बीच में, क्योंकि हमने लिया क्या, हमने तो ग्वानिन साइटोसिन रिपीट में यही ले रखे हैं, एक स्ट्रैंड में ग्वानिन, दूसरे में साइटोसिन, एक में ग्वानिन, दूसरे में साइटोसिन, तो ऐसे ही ले रखा है। तो ग्वानिन तो घूम गए और साइटोसिन घूमते नहीं है, तो अब उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए जो उनके एंगल्स हैं वो उस प्रकार से है ही नहीं। तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और इसका सॉल्यूशन जो होता है कि ग्वानिन तो घूम गया लेकिन सामने वाला साइटोसिन नहीं घूम पाता, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल है वो तो बन जाता है, तो वो इसका सॉल्यूशन है, और वही सॉल्यूशन जेड फॉर्म कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्वानिन तो घूम गया लेकिन साइटोसिन कैसे इस चीज़ को मैनेज करता है, और कैसे मैनेज करके वो आपस में पेयरिंग करके एक डिफरेंट प्रकार की बनावट बना देते हैं जिसे अपन जेड बोलते हैं। उसको हम नेक्स्ट डायग्राम से देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं
पे देखें तो ये एक सिंपली ड्रा की हुई सीक्वेंस है कि इसमें आपको साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन ऐसे रिपीट है, और उस साइटोसिन के सामने ग्वानिन होगा तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री दोनों स्ट्रैंड्स हमने यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ पे मैंने 5 प्राइम 3 प्राइम नहीं लिखा है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि 5 प्राइम कहाँ होगा, मैंने उसका इंडिकेशन डाला है। 5 प्राइम के ऊपर हमेशा फॉस्फेट होता है, तो जहाँ फॉस्फेट लिखा है वो 5 प्राइम किनारा है, ये 5 प्राइम किनारा है। जहाँ पे OH लिखा होता है ये 3 प्राइम किनारा होता है, तो डेफिनेटली ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये हमने BDNA से समझ रखा है। तो नॉर्मली ये जो फॉर्म है ये फॉर्म B फॉर्म है। यहाँ ग्वानिन को साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड्स है कि यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं। और ऐसा जो कंफर्मेशन है, ऐसा कंफर्मेशन BDNA में होता है। ये वाला जो कंफर्मेशन है ये BDNA की फीचर है कि BDNA में ऐसा होता है, हमारा मॉलिक्यूल घूम करके BDNA जैसा पाया जाता है। लेकिन अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर की बातें अलग हो, आयनिक स्ट्रेंथ अलग हो, तो वो कंडीशन ऐसी नहीं होती है। हमारा ग्वानिन रोटेट हो जाता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से वो घूम जाता है। तो वो कैसे घूमता है वो हम यहाँ से समझेंगे। अगर हम इस सेकंड वाले डायग्राम को देखें, अब आप यहाँ पे फोकस कीजिए, इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इतना जो भाग है, इससे ऊपर का जो पार्ट है ये B फॉर्म है, इसमें नॉर्मल आमने सामने पैरिंग होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इस लाइन से नीचे वाला जो भाग है इसमें भी नॉर्मल बॉन्डिंग है, और ये भी BDNA जैसा ही फॉर्म है। तो नीचे का फॉर्म ये भी B दिखाता है, ये भी B दिखाता है, लेकिन इनके बीच में ये जो वाला जो भाग है दिस इज द Z फॉर्म। अब हम Z फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस इज द ग्वानिन, ये घुमा हुआ है इसी प्रकार से, यहाँ पे ग्वानिन ये घुमा हुआ है, यहाँ पे ग्वानिन ये घुमा हुआ है, और यहाँ पे ग्वानिन ये घुमा हुआ है। क्योंकि Z फॉर्म तो तभी बनेगी जब ग्वानिन घूमेगा। तो यहाँ पे ये ग्वानिन घूम गया, यहाँ पे ये ग्वानिन घूम गया, यहाँ पे ये ग्वानिन घूम गया, यहाँ पे ये ग्वानिन घूम गया। यानी कि ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, जो हमने यहाँ पे जो डायग्राम है उससे एक लाइन डाल रखी है, ये बॉन्ड अब इसके घूमने से बन नहीं सकता। तो ग्वानिन तो घूमे हुए, B में नहीं है, B में तो सीधे ही होते हैं, उनका एंटी ही कंफर्मेशन होता है, लेकिन Z में वो घूम जाते हैं, तभी तो वो सिन कंफर्मेशन में जाते हैं। तो G यहाँ पे सिन में गया हुआ है, ये वाला सिन में गया हुआ है, ये वाला सिन में गया हुआ है, तो ग्वानिन सारे सिन में गए हुए हैं। अब उस सिन को सॉल्यूशन देने के लिए कि ग्वानिन तो घूम गया लेकिन सामने जो साइटोसिन है वो घूम नहीं सकता, तो वो क्या होता है कि जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे सिंपली इस चीज को देखें कि एक हमारे पास ग्वानिन है और उसके नीचे साइटोसिन है, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में फॉस्फेट और होता है। बैकबोन की अगर हम बात करें तो बैकबोन में फॉस्फेट होता है, और उस बैकबोन से ये साइटोसिन घूम जाता है। यहाँ पे ग्वानिन घूमा हुआ है और साइटोसिन घूम नहीं सकता, लेकिन जो बैकबोन में जो फॉस्फेट है, बैकबोन फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बनी होती है, तो ग्वानिन नहीं घूमता है, कोई बात नहीं, पूरी बैकबोन घूम जाती है। इधर से ग्वानिन घूम गया और इधर से एक साइटोसिन वाली पूरी बैकबोन घूम गई, तो एक बार इधर से बैकबोन घूमती है, अगली बार इधर से बैकबोन घूमती है, अगली बार इधर से बैकबोन, और अगली बार इधर से बैकबोन घूमती है। यानी कि इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम से हमें ये दिख जाएगा कि ये जो एरो मैंने दिखाया है, ये जो घुमाव मैंने दिखाए हैं, यहाँ पे ये बैकबोन घूम जाती है। घूमता कौन कौन है? पहले तो ग्वानिन घूम जाता है, ये अपने सिन कंफर्मेशन में चला गया, तो साइटोसिन को दिक्कत हो गई। साइटोसिन घूम नहीं सकता तो कोई बात नहीं, पूरी बैकबोन ही घूम जाती है। तो इधर से साइटोसिन वाली बैकबोन, ये बैकबोन घूम जाती है। तो एक साइड में तो ग्वानिन घूमता है, उसको कंपनसेट करने के लिए कि उसके साथ में बॉन्डिंग हो जाए, इसके लिए क्या करता है कि साइटोसिन वाली साइड से पूरा बैकबोन घूम जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसको रिस्पांस दिया जा रहा है। साइटोसिन अकेला रिस्पांस नहीं दे रहा है, वो बैकबोन का सहारा ले रहा है कि बैकबोन को घुमा देता है। जैसे ये कोई चीज़ है, इधर कोई सामने आ गई, ये घूम गया, तो अब ये अपनी बैकबोन को घुमा रहा है, बैकबोन से घूम गया और इसके सामने आ जाता है, ताकि इनके बीच में ट्रिपल H बॉन्ड्स वो बने रहें। और ये जो इलास्टिसिटी थी कि बैकबोन के अंदर घुमाव की जो इलास्टिसिटी होती है, उसको यहाँ पे यूज़ किया गया। तो हर एक बार ग्वानिन सिन में गया
तो उसको बॉन्डिंग अप्रोप्रिएट कराने के लिए साइटोसिन जो है वो अपनी बैकबोन से घूम जाता है। तो ऐसा करने पे कि साइटोसिन बैकबोन से घूम जाए, ग्वानिन सिन चला जाए, ऐसा होने पे ये बॉन्डिंग दोबारा से मेंटेन रह सकती है। और ये जो पैटर्न बनेगा कि ये घुमा हुआ इधर इसकी बैकबोन घूम गई, एक बार इधर से बैकबोन, एक बार इधर से बैकबोन, फिर उधर से बैकबोन, तो इस बैकबोन के घूम जाने से इसका जो कंफर्मेशन, एक तो हम ऐसे बात करते हैं यहाँ पे सब सिंपल है, यहाँ पे सब सिंपल है, यहाँ पे बैकबोन घूमी हुई है, तो डेफिनेटली जिसकी बैकबोन घूम गई है वो सिंपल जैसा तो नहीं दिखेगा, तो उसका जो कंफर्मेशन है वो इन बी से अलग ही हो जाता है और वो जस्ट रिवर्स हो जाता है, और उसी का नाम होता है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये जो बातें थी कि जो बी फॉर्म है यही बी फॉर्म जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और क्यों कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि उसके पीछे कारण था कि ग्वानिन है वो सिन कन्फर्मेशन में चला जाता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साइटोसिन वाली जगह से बैकबोन घूम जाती है और जो कन्फर्मेशन है वो बी वाला ना होकर के एक अलग बन जाएगा जिसे अपन जेड कन्फर्मेशन के रूप में जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि ये घुमाव वाला जो भाग है, अगर इस घुमाव वाले भाग को देखें तो इस घुमाव वाले पार्ट के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन उनके जो भी होंगे उनके बीच में फॉस्फेट और शुगर से बैकबोन वो तो आएगी आएगी। ग्वानिन और अगले साइटोसिन से जो भाग बनता है उसको हम बोलते हैं जिग, और इसी प्रकार से साइटोसिन और ग्वानिन से जो भाग बनता है उसको बोलते हैं जैक। तो जिग वाला जो पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जैक वाला जो पार्ट है वो वर्टिकल होता है। कि घुमाव जो होगा उस घुमाव के अंदर, जैसे यहाँ पे जो भी घुमाव होगा तो इस घुमाव के अंदर एक तो प्लेन बनेगा और एक उसके ऊपर राइज होगा। घुमाव होगा जैसे इसको आप घुमाना चाहें तो एक तो ये प्लेन बनेगा, एक ऐसे प्लेन जाएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको जिग, वर्टिकल उसको जैक, तो जिग एंड जैक बनते हैं। और इस जिग जैक की वजह से ही इसको हम जेड डीएनए बोलते हैं, कि इसका जो नाम पड़ा है कि एक बार इसके अंदर ये वाला भाग जिग कन्फर्मेशन में, ये वाला भाग जैक कन्फर्मेशन में होता है, तो जिग जैक, एक बार जिग जैक दोनों साइड से इस प्रकार का जो कन्फर्मेशन आएगा, वहीं से हम इसका जो नाम है कि उसको अपन जेड डीएनए के रूप में जानते हैं। तो ये तो बातें रही कि हम जेड डीएनए के रूप में जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करें, और इसके जो मेन लॉजिक्स जो थे, इसके जो मेन कारण थे वो भी हमें पता हो कि तो रिपीट होनी मस्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपीट है कि हर बार ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन प्यूरिन पिरिमिडिन ट्रैक्ट होना चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। दूसरी सराउंडिंग के अंदर हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो, ये रिपीट हमारे किसी सेल के अंदर भी हो सकती है, उसके जीनोम का भाग भी हो सकती है, या कोई ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस किया हुआ भी हो सकता है, लेकिन उसमें रिपीट मस्ट है। सराउंडिंग के अंदर हमारे पास जो सेलुलर कंडीशंस है वो हाई आयनिक स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, तो फिर इसी बी से जेड बन सकते हैं। और बनेंगे तो वो कुछ समय के लिए बनते हैं, जैसे कंडीशन रिवर्ट होती है वो वापस से डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि जेड फॉर्म वापस से बी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिपीट वाली बात, आयनिक स्ट्रेंथ, जो पीएच वाली बातें हैं, टेम्परेचर वाली बातें हैं, ट्रांजिएंट नेचर होती है, वो सारी बातें हैं। जी है जो जेड है वो बी में कन्वर्ट भी हो सकता है, रिवर्स भी होता है, ऐसे बॉक्सेल जीनोम में पाए जाते हैं, इन विवो वाले में भी बन सकता है, इन विट्रो वाले में भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब आप लॉजिकली इसको डिफाइन करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो मेन कारण है वो मेन कारण था कि ग्वानिन अपने बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से घूम जाता है, और इसकी वजह से साइटोसिन है उसको एक कॉम्प्लीमेंट देना पड़ता है, तो वो बैकबोन उसकी घूम जाती है। तो इधर का ग्वानिन और इधर की बैकबोन, तो हर बार एक बार इधर से बैकबोन घूमती है, एक बार इधर से घूमती है, एक बार इधर से घूमती है। तो बैकबोन के घूमने से इसके अंदर जिग एंड जैक फॉर्मेट हो जाते हैं, और जब ये जिग जैक बन जाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, और उस डिफरेंट का नाम जेड डीएनए होता है। तो आई होप ये जो बातें थी कि जेड डीएनए को लेकर के, चाहे इसकी डिस्कवरी की बातें हो या सर्कुलर डाइक्रोजन की सहायता ली गई थी, रमन स्पेक्ट्रा भी किया गया था, रिवर्स आता है पी के जेड वाला, और बाहर की सराउंडिंग्स हैं वो इसको प्रभावित भी करती हैं, और अंदर देखें तो हम मॉलिकुलर लेवल पे भी जाके बता देंगे कि ये वाली बातें होती हैं। तो ये जितनी भी बातें थी आई होप ये आपकी इस वीडियो की सहायता से क्लियर हुई होंगी, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सारी बातें आपको कंफर्म हो जाती हैं, आपको ये चीज़ें याद रह जाती हैं, तो आप एक अच्छा शॉर्ट नोट भी इसके ऊपर तैयार कर सकते हैं। और अगर किसी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कुछ बातें पूछी भी जाती हैं तो वो भी आप सिंपली इसके
बिहाफ के ऊपर करेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके सुनेंगे और अपना एक प्रॉपर नोट भी बनाएंगे और जितने भी मेन चीज़ें यहाँ से निकलती हैं उनको अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आप बुलेट्स वगैरह बनाते हैं वैसे बना करके आप उसको रिमेंबर करेंगे। तो ओके देन, थैंक यू सो मच। ओके।